हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रमोद सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और मेरा यूट्यूब चैनल जो है MCG अकेडमी, यहाँ पर आप लोगों को रिवीजन क्लासेस मिल जाएगा, है ना। इसका शॉर्ट वीडियो जो है आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड इजीली कर सकते हो। ओके, अब मैं आपको ले आना चाहूँगा आगे की ओर, जो अगला आप लोगों का सेशन होने वाला है। सेशन में आप लोगों का सबसे पहले जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि मध्य प्रदेश में जनजातियाँ, उनका विवरण। तो मध्य प्रदेश में जनजातियाँ कौन कौन सी हैं उनके बारे में सबसे पहले हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ से हम शुरुआत करना चाहूँगा। 2 मैप है, 3 हैं आज, है ना, क्योंकि कल आप लोगों की अंतिम क्लास होगी, इसलिए आज 3 मैप जल्दी में करवाना पड़ रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको जनजातियों का विवरण देना चाहूँगा। वैसे मूल आज हमारा टॉपिक अर्थव्यवस्था है, लेकिन इसको थोड़ा सा निपटा करके चलते हैं। देखो, मध्य प्रदेश में मूल रूप से जनजातियाँ आप लोगों की हैं, वो आप लोगों का 60 प्रकार की जनजातियाँ जो ज़्यादातर हमको देखने को मिलती हैं। उनका क्षेत्र भी आप लोगों का निर्धारित है। देखो, मध्य प्रदेश में मध्य में कोई सी भी जनजाति नहीं रहती है, आप लोग इजीली यहाँ पर देख सकते हो। कोई भी जनजाति हमको देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन मूल रूप से किनारे क्षेत्रों में जो है आप लोगों की काफ़ी सारी जनजातियाँ रहती हैं। जैसे कि आप लोगों का श्योपुर की बात की जाए तो शहरी जनजाति काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध होती है, और ये जनजाति जो आप लोगों की श्योपुर क्षेत्र में पाई जाती है। ये उत्तर आप लोगों का उत्तर में ये पड़ता है श्योपुर, आप लोग इजीली देख सकते हो। श्योपुर में आप लोगों का शहरी जनजाति है। फिर आप लोगों का ऊपर जो आप लोगों का रीवा, स्पेशली इन रीवा में जो है आप लोगों की कोल जनजाति पाई जाती है। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ 7 हैं, और 7 को मैं आपको निवासी स्थान बता रहा हूँ, मूल रूप से कहाँ कहाँ कौन कौन सी जनजाति रहती है। देखो, मूल बात की जाएगी शहरी जनजाति, तो आप लोगों का स्पेशली इन श्योपुर, ठीक है, शहरिया श्योपुर, से शाह को जोड़ दीजिए, फिर आप लोग भूलोगे नहीं। रीवा में आप लोगों का कोल जो जनजाति है एक आप लोगों की। फिर आप लोगों की शहडोल में पनिका जनजाति क्षेत्र आप लोगों का शहडोल में रहता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। इनकी विशेषताएं कुछ एक इस तरीके की हैं कि शिकार पर आधारित हैं। अधिकांश जनजातियाँ शिकारों पर आधारित हैं। ये बैगा जनजाति आप लोगों को देख रहे हैं, मतलब उनका वेशभूषा कुछ एक अलग ही रहता है। इनमें जैसे कि हम देख रहे हैं, इस जनजाति के लोग जो भाला लिए हुए हैं वो मूल रूप से शिकार के आदी होते हैं, और वो अपना अस्त्र शस्त्र के रूप में इन चीज़ों को लेकर के हमेशा चलते हैं। जैसे कि आपने पंजाबियों को देखा होगा, पंजाबी जो रहते हैं हमेशा अपने साथ चाकू लेकर के चलते हैं किसी भी परिस्थिति में, कटार जिसको हम कहते हैं। उसी तरीके से ये लोग अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के चलते हैं हमेशा। तो इनका क्षेत्रीय भी डिसाइड रहता है कि कौन से क्षेत्र में कौन सी जनजाति रहेगी, है ना। अब पनिका जनजाति है जो आप लोगों का शहडोल सीधी में पाई जाती है। बैगा जनजाति क्षेत्र बालाघाट और मंडला में आप लोगों का स्पेशली रहता है। बैगा बालाघाट, तो बा से बा को जोड़ दीजिए। देखो, डोका व्यवस्था हो गया श्योपुर और शहरिया, ठीक है, से शाह को जोड़ दिया। कोल आप लोगों का रीवा, पतिका जो है पनिका जनजाति शहडोल, और बैगा बालाघाट और मंडला, इस तरीके की चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करना है। छिंदवाड़ा में भारिया जनजाति पाई जाती है। छिंदवाड़ा से हमारे एक सर थे, वो भी भारिया ही थे, है ना। तो उसमें छिंदवाड़ा में आप लोगों की भारिया जनजाति पाई जाती है। बैतूल की बात की जाएगी तो बैतूल में आप लोगों को कोरकू जनजाति पाई जाती है। हमारे इधर जो बैतूल की बात की जाए तो बैतूल का लिंगानुपात काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पर महिलाओं की संख्या पुरुषों से कई ज़्यादा अधिक है ना। तो ये चीज़ें भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अंतिम जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, भील, तो मध्य प्रदेश की सुप्रसिद्ध जनजातियों में से एक है। वो आप लोगों का झाबुआ और राजपुर में पाई जाती है। झाबुआ और राजपुर में पाई जाती है। वो आप लोगों की जनजाति कौन सी है भाई? भील। तो ये मध्य प्रदेश की प्रमुख जो आप लोगों की जनजातियाँ हैं उनके बारे में मैंने आज आपको छोटा सा डिस्क्लेमर दिया है। मध्य प्रदेश की प्रमुख 7 जनजातियों का वर्णन आपके सामने ये रहा। सबसे पहला श्योपुर में शहरिया, और रीवा में आप लोगों का कोल, सीधी शहडोल में आप लोगों का पत्निका, बैगा जनजाति बालाघाट में, छिंदवाड़ा में भारिया, बैतूल होशंगाबाद में कोरकू जनजाति पाई जाती है, और अधिकांश जो अलीराजपुर झाबुआ में भील पाए जाते हैं। भील मध्य प्रदेश की सुप्रसिद्ध, भील और शहरिया सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, और सर्वाधिक मात्रा में भील और शहरिया ही मध्य प्रदेश में हैं। आप एक चीज़ को नोटिस कर रहे होंगे, हमारे मध्य प्रदेश के मध्य में कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती, मतलब क्षेत्रीय स्तर पर, मतलब हमारे मूल बात की जाए हमारे MP में तो ऐसी विशेष कोई जनजाति नहीं है, लेकिन मतलब हैं हमारे MP में ही आ रही हैं, लेकिन क्षेत्रीय लोगों में, जैसे यहाँ से ही अब हम छत्तीसगढ़ में घुस जाएंगे तो वहाँ पर अलग अलग जनजातियाँ पाई जाती हैं। जैसे कि मूल रूप से वहाँ पर जो है आप लोगों का जो है पनिका होगा, बैगा होगा, क्योंकि इधर ही तो आप लोगों का छत्तीसगढ़ लगेगा ना। महाराष्ट्र नीचे की ओर अपन चले जाएंगे तो वहाँ आप लोगों का जो है आप लोगों का भारिया होगा, है ना, महाराष्ट्र में कोरकू होगा। इधर आप लोगों का जो है भील होंगे गुजरात में अधिकांश, है ना, शहरिया होंगे राजस्थान में। तो इस तरीके से आप लोगों को कॉर्नर के क्षेत्रों से ये भी आशा लग जाती है कि आसपास जो है कौन कौन से लोग होंगे, है ना। तो इस तरीके से आप लोगों का पहला जो है शहरी जनजाति का मैपिंग आप लोग कंप्लीट होता है। अगले मैप की ओर आया हूँ।
अगले मैप में आपको मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिज क्षेत्र, जहाँ से एमपी में स्पेशली खनिज जो आप लोगों का है, एमपी स्पेशली बोला जाए तो अधिकांश क्षेत्र में कोयले की खदानें आप लोगों की एमपी में हैं। सबसे पहले चीनी मिट्टी का क्षेत्र। चीनी मिट्टी का क्षेत्र जो आप लोगों का है वो आप लोगों का हमारा ग्वालियर संभाग आप लोगों का मूल रूप से पड़ता है चंबल संभाग में। तो ये आप लोग देख रहे होंगे ग्वालियर का ही जो सर्कल बना हुआ है, यहाँ से हम ग्वालियर जो आप लोगों का मूल रूप से आ रहा है चीनी मिट्टी क्षेत्र में आता है ग्वालियर, क्योंकि यहाँ पर शक्कर का उत्पादन काफ़ी अधिक मात्रा में होता है ना। फिर आप लोगों का यूरेनियम की बात की जाएगी तो यूरेनियम की खदानें आप लोगों की कहाँ हैं भाई, यहाँ से हम मैप में लगा सकते हैं छतरपुर में यूरेनियम की खदानें हैं। तो यहाँ पर जो आप लोगों का जिस जिले की जो सीमा है जी आप लोगों की छतरपुर है। छतरपुर आप लोगों को ध्यान रखना है, ये छतरपुर है, ठीक है, छतरपुर, छतर डाल दूँ समझ जाओगे। ये आप लोगों का GW मतलब GWL ग्वालियर हमारा। अब आप लोगों का हीरा जो है यहाँ पर पन्ना जिले में ही है, हीरा की खदानें और कहीं है नहीं। अब मेन बात जो आप लोगों का सबसे अधिक मात्रा में जो खनिज हमारा है वो कोयला है, और कोयला का जो क्षेत्र है आप लोगों को स्पष्टली दिख रहा होगा, देखो सिंगरौली, सीधी, अनूपपुर, शहडोल, डिंडोरी, यहाँ तक कि उमरिया तलक जो है आप लोगों का ये वाला जो पोर्शन है अधिकांश क्षेत्र में आप लोग देख रहे होंगे खनिज आप लोगों का इधर वाले इलाके में। देखो इस वाले से हम क्या है कि वो क्लियर कर रहे हैं कहाँ कहाँ, जो रीवा सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, डिंडोरी, मतलब इन 5 में अधिकांश रूप से कोयले की खदानें आप लोगों की मौजूद हैं। हाँ, तो यहाँ पर आप लोगों का कोयला क्षेत्र हो गया। अभी हमने जो चीनी मिट्टी का क्षेत्र, चीनी मिट्टी का क्षेत्र मतलब शक्कर का उत्पादन अपना ग्वालियर में होता है सबसे ज़्यादा। फिर यूरेनियम की बात कर रहे थे, यूरेनियम आप लोगों का छतरपुर में होता है, हीरा आप लोगों का पन्ना में होता है। ये खदानों के क्षेत्र हैं, खनिज क्षेत्र में आपको बता रहा हूँ। फिर आप लोगों का कोयला क्षेत्र की बात कर रहा है तो कोयला क्षेत्र आप लोग देख पा रहे हो सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, ये सारे के सारे जो आप लोगों का है मूल रूप से जो है कोयला उत्पादन के लिए हैं ये वाले क्षेत्र। फिर बात करते हैं देखो चूना क्षेत्र। चूना क्षेत्र जो आप लोगों का है वो आप लोगों का यहाँ से यदि हम क्लियर करेंगे तो आप लोग कटनी मूल रूप से चूना क्षेत्र के लिए आता है। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए कटनी, ओके, कटनी जो आप लोगों का आता है वो चूना क्षेत्र के लिए आता है। फिर लोहा एवं फाल्सफर की बात कर रहा है तो लोहा एवं फाल्सफर आप लोगों का कटनी के जस्ट नीचे ही आप लोगों को कौन सा लगा हुआ है, जबलपुर। तो JBL में आप लोगों का लोहा और फाल्सफर की खदानें भी हैं, JBL जबलपुर, ओके। फिर बात की जाएगी मैग्नीज एवं तांबा क्षेत्र की। मैग्नीज और तांबा क्षेत्र जो आप लोगों का है वो MP का इधर जो मंडला और बालाघाट आप लोगों को पड़ता है। इसमें जो है बालाघाट जो बिल्कुल ही कॉर्नर वाला है, यहाँ पर मैग्नीज और तांबे की क्षेत्र अधिक है। और जब से छत्तीसगढ़ हमसे अलग हुआ है अधिकांश खनिज जो है छत्तीसगढ़ में चला गया, क्योंकि आप लोग यहाँ से देख पा रहे होंगे अधिकांश जो है इसी इलाके में हो, यहीं से छत्तीसगढ़ जुड़ा हुआ था। जब से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है हमारा अधिकांश खनिज क्षेत्र जो छत्तीसगढ़ के पास चला गया। ये जो आप लोगों का मैग्नीज और तांबा क्षेत्र है ये आप लोगों का मूल रूप से बालाघाट, तो यहाँ पर आप लोग बालाबाई डाल लीजिए, बालाघाट है ना, बालाघाट में इसकी खदान है। उसके बाद कर रहा है ग्रेफाइट का क्षेत्र, ये आप लोगों का छिंदवाड़ा पड़ता है। ये आप लोगों का जो है बैतूल होशंगाबाद पड़ रहा है, छिंदवाड़ा जस्ट बगल है। तो ये बैतूल और छिंदवाड़ा, बैतूल और होशंगाबाद है। बैतूल तो कॉर्नर में तो बैतूल ही है, तो आप लोग इसको बैतूल ही लिखिएगा, है ना, बैतूल। ग्रेफाइट का जो क्षेत्र आप लोगों का है बैतूल का, बैतूल की एक और विशेषता यहाँ का लिंगानुपात मध्य प्रदेश के अन्य जिलों से बहुत ज़्यादा अधिक है। और फिर आप लोगों का जो है इसी के ऊपर हरदा दिया गया है, तो मतलब टंगस्टन में जो आप लोगों का है वो हरदा जिला भी काम कर रहा है, पूर्ण रूप से वर्कफोर्स कर रहा है हरदा। भाई कब ये लॉकडाउन खत्म होगा, जब मेरा पेन टैब आएगा, है ना। हरदा ये आप लोगों का टंगस्टन का क्षेत्र है। अब अंतिम जो आप लोगों का पता है कि रॉक फॉस्फेट हमारे यहाँ होता है। रॉक फॉस्फेट जो पर्वतीय चट्टानों के माध्यम से निकल आता है, जो कि MP के झाबुआ जिले में आप लोगों का है। MP के झाबुआ जिले में आप लोगों का ये स्थित है, झारखंड होता है GS तो झाऊ, ठीक है। तो आप इस तरीके से पहला वाला जो मैंने मैप आपको समझाया था जनजातियों वाला, मध्य प्रदेश 7 जनजातियाँ मैंने आपको मैप के माध्यम से समझाई। उसके बाद मैंने आप लोगों को खनिज क्षेत्र समझाया। खनिज क्षेत्र में चीनी मिट्टी क्षेत्र आप लोगों का ग्वालियर, यूरेनियम आप लोगों का छतरपुर पड़ता है, हीरा क्षेत्र आप लोगों का पन्ना, कोयला क्षेत्र आप लोगों का सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, डिंडोरी, ये आप लोगों का ये वाला क्षेत्र हो गया। मैग्नीज के लिए आप लोगों का बालाघाट हो गया, चूना के लिए कटनी हो गया, और ये लोहा एवं फेल्सफर के लिए जबलपुर हो गया, टंगस्टन के लिए हरदा हो गया, ग्रेफाइट के लिए आप लोग बैतूल हो गया, और रॉक फॉस्फेट जो कि आप लोगों का पर्वतीय चट्टानों से निकलता है वो आप लोगों का झाबुआ हो गया। तो ये आप लोगों का सेकंड वाला मैप था। आज 3 मैप लेकर के आया हूँ, और मूल रूप से आज हमको परियोजनाओं के ऊपर डिस्कशन करना है। तो यहाँ तक कोई परेशानी है क्या? अगला जो मैं आपको बताने वाला हूँ
कि पशु संख्या और पशु उत्पाद, हमारे यहाँ किसी किसी विभिन्न क्षेत्र में भिन्न भिन्न प्रकार के पशु पाए जाते हैं। देखो बिल्कुल सही बात है भाई कि सर्वाधिक गधा जो आप लोगों का पाए जाते हैं वो भैंसे, वो मुरैना में पाए जाते हैं। इसीलिए ऐसा बोलते हैं कि मुरैना के लोग जड होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज्ञान कहीं से भी अर्जित किया जा सकता है। तो फिलहाल हमको ये बात नहीं मानना है कि जड होते हैं, हमको यहाँ से ये मानना है कि गधा और भैंसा सर्वाधिक मुरैना जिले में पाए जाते हैं। तो आप लोगों का जो है ये जो आपको ये वाला ऊपर मुरैना वाला जो इलाका आप लोगों को दिख रहा है, इसमें जो है सर्वाधिक मात्रा में आप लोग कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? गधा और भैंसा, है ना। ये जो आप लोगों को दिख रहा है ना सर्वाधिक गधा और सर्वाधिक भैंसा, जो आप लोगों का है मुरैना जिले में आप लोगों का रहता है। फिलहाल मैं अभी यहाँ से मध्य प्रदेश की पशु संख्या और पशु उत्पाद के बारे में बात कर रहे हैं। तो पशु संख्या सर्वाधिक मात्रा में जो है आप लोगों का भैंसा जो है यहाँ से रहता है, और सर्वाधिक उत्पादन में जो आप लोगों का है यहाँ से दूध उत्पादन होता है, क्योंकि भैंसा सर्वाधिक मात्रा में जहाँ पाया जाएगा, भैंस जिसको हम कहते हैं, सर्वाधिक दूध का उत्पादन उसी जिले से होगा। तो इसमें आप लोगों का मुरैना जिला MP का अग्रणी है, ठीक है। फिर बात की जाएगी सर्वाधिक ऊन उत्पादन। भाई शिवपुरी में ऊन का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। ऊन सर्वाधिक मात्रा में शिवपुरी में उत्पादित की जाती है। तो ऊन के लिए जो है शिवपुरी जिला आप लोगों का क्लियर हो गया, कवर्ड हो गया। अब रीवा की बात की जाएगी। तो रीवा में जो है सर्वाधिक गौवंश, मतलब गायों की सर्वाधिक मात्रा आप लोगों की रीवा में है। बिकॉज ऑफ ये UP से लगा हुआ जिला है, और सर्वाधिक सुअर भी आप लोगों का यहीं पाए जाते हैं। तो ये दोनों ही विशेषताएं रीवा के अंदर हैं कि गाय भी और सुअर भी। तो चलो अच्छा है, कोई बात नहीं, हमको तो याद रखना है कि सबसे विशेषता ये रखना है सबसे पहला कि रीवा UP से लगा हुआ है। UP में धार्मिक स्थल जगह ज़्यादा है, तो धार्मिक स्थल ज़्यादा है तो हमारी धार्मिक माता गाय हैं। तो फिर आपको याद करना है कि रीवा में गाय पाई जाती है, और गाय का जस्ट अपोजिट, बिल्कुल एकदम, गाय को सभी लोग गले लगा सकते हैं लेकिन सुअर को कोई गले नहीं लगा सकता, और जस्ट अपोजिट आप लोगों का सुअर वहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। याद करने का एक जो है यहाँ पर जो हमको दिख रहा है ना जबलपुर वाला, सर्वाधिक कुक्कुट पालन यानी मुर्गा पालन जो आप लोगों का रहता है वो जबलपुर में रहता है। भाई मुर्गी पलेगी तो क्या उत्पादित होगा? अंडे। अभी मुर्गी पलेगी तो अंडे उत्पादित होंगे। तो ये आप लोगों को क्लियर है कि जबलपुर में सर्वाधिक कुक्कुट पालन होता है और सर्वाधिक वहाँ पर अंडे उत्पादित होते हैं। तो यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाह रहा था, सर्वाधिक सुअर रीवा में हो गए, सर्वाधिक मुर्गे या मुर्गियाँ आप लोगों का जबलपुर में हो गया। मुर्गे यदि जाना है तो आप लोगों का अंडे का उत्पादन भी यहीं पर होगा। तो ये आप लोगों का ये से भी आप लोगों को जोड़ देना है। अभी ये वाला इलाका आप लोगों का कवर हो गया इतना। अब हमको पढ़ना है भोपाल। भाई नवाबों का शहर है और यहाँ पर भाई मांस का उत्पादन तो बनता है, तो इसमें तो कुछ रटना ही नहीं है, सीधा सीधा भोपाल की बात आएगी। सर्वाधिक मांस का उत्पादन, भाई सड़क पर निकलोगे ना तो आधे कुत्ते बकरे तो टंगे हुए रहते हैं, मैंने देखा है भोपाल में, है ना। काफ़ी ज़्यादा मांस वहाँ पर कटता बिकता है ना। अब भाई मंदसौर की बात की जाएगी तो भाई राजस्थान से लगा हुआ इलाका, यहाँ पर ऊँट का सर्वाधिक उत्पादन जायज़ है। तो इसमें याद कुछ नहीं करना है, चीज़ों को आपको वन टाइम समझना है, समझ जाओगे फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा, है ना। तो मुरैना और ये आप राजस्थान जो आप लोगों का है, यहाँ पर ऊँट हैं सर्वाधिक उत्पादन। अब धार जिले में भाई सर्वाधिक मात्रा में जो है बकरी, घोड़े, खच्चर क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो है सर्वाधिक मात्रा में घास के मैदान भी उपलब्ध हैं। हालांकि वैसे मैंने आपको वो वनस्पति वाला समझाया था, तो यहाँ पर उत्तर में सर्वाधिक घास के मैदान है, लेकिन यहाँ का क्षेत्रीय जो है ऋतु वो काफ़ी अच्छी है ये छोटे छोटे जानवरों के लिए। जैसे बकरी एक बड़ा जानवर नहीं है लेकिन काफ़ी उत्पादन करता है। घोड़े आप लोगों का और खच्चर, घोड़े की दूसरी प्रजाति, आप लोग जो है खच्चर को एक हीन मानते हो लेकिन ऐसा नहीं है, खच्चर घोड़े की ही दूसरी प्रजाति है। अब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा निर्यात होने वाली चीज़ MP में वो है आप लोगों की भेड़ और भेड़ की ऊन। वैसे सबसे स्पष्ट जो आप लोगों की ऊन रहती है वो आप लोगों का जो है जम्मू कश्मीर में एक मेरिनो प्रजाति की भेड़ रहती है, उसकी ऊन सबसे ज़्यादा महंगी रहती है। आप लोगों ने कहीं पढ़ा हो, मेरिनो प्रजाति की एक भेड़ होती है, उसकी ऊन बहुत ही ज़्यादा महंगी बिकती है। वो कहाँ है भाई आप लोगों की वो प्रजाति? आप लोगों की जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और ये आप लोगों की एक भेड़ यहाँ पर है बुरहानपुर में। तो यहाँ पर बुरहानपुर जो है MP का सबसे दक्षिणवर्ती जिला है, अंतिम सीमा आप लोगों की लगती है MP की दक्षिण वाली, कहाँ से? बुरहानपुर से, ठीक है। तो ये जो मैंने आप लोगों को पशु संख्या, पशु उत्पाद आप लोगों को बताए थे, तो ये देखो यहाँ से पशु उत्पाद के रूप में क्या होगा? ऊन होगा, ठीक है। यहाँ से दूध होगा, यहाँ से भी दूध होगा, यहाँ से अंडे, जहाँ जो आप लोगों का चीज़ें हैं वही तो जो चीज़ उत्पादित करेंगे वही चीज़ तो आपको उपलब्ध हो पाएंगी ना।
तो आज के 3 मैप जो मैंने आपको पढ़ा है, पहला जनजातियों वाला, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। सेकंड मैंने आपको प्रमुख खनिज क्षेत्र पढ़ा है, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। और पशु संख्या, ये आज के 3 मैप जो मुझे क्लियर करवाने थे मैंने क्लियर करवा दिए हैं। चलो एक बार छोटा सा रिवीजन करवाता हूँ इसका। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जनजातियों के बारे में। तो एमपी की 7 प्रमुख जनजातियाँ आप लोगों का शहरिया, कोल, पनेका और आप लोगों का जो है वैगा, भारिया, कोरकू, भील आपके सामने दी गई हैं। अब भाई कौन से जिले में कौन सी जनजाति है, और स्पेशली आप लोग देख पा रहे होंगे एमपी के मध्य में कोई जनजाति अधिकतम मात्रा में नहीं है, सारी की सारी कॉर्नर पर बसी हुई हैं। तो देखिए इनके बारे में। शहरिया जनजाति की बात करें तो आप लोगों का श्योपुर जिले में है। कोल जनजाति आप लोगों का रीवा जिले में पड़ता है, और रीवा, उसके बाद पनेका जनजाति की बात करेंगे तो सीधी और शहडोल में आप लोगों का है। उसके बाद देखो याद कैसे करना है, श्योपुर में शहरिया, तो सा से सा को जोड़ दीजिए, फिर आप लोग भूलोगे नहीं। बैगा और बालाघाट, बा से बा को जोड़ दिए, बैगा जनजाति जो आप लोगों की बालाघाट में है, बालाघाट और मंडला, फिर आप लोग भूलोगे नहीं। जस्ट लाइक दैट भारिया, भारिया आप लोगों का छिंदवाड़ा में, छिंदवाड़ा बड़ा भारी नाम है ना, बाड़ा भारिया, तो उसको उससे जोड़ दीजिए। बैतूल, बैतूल में आप लोगों का कोरकी जनजाति पाई जाती है, तो उसको आप लोग याद करना पड़ेगा। और अलीराजपुर में आप लोग की भील जनजाति क्षेत्र पाई जाती है, तो भील अलीराजपुर में और झाबुआ दोनों जिलों में स्पष्ट रूप से पाया जाता है। ये बैतूल और होशंगाबाद दोनों जिलों के लिए कोरकू जनजाति है ना। तो ये आप लोगों की स्पेशली 7 जो है जनजातियाँ थी। फिर मैंने आपको खनिज क्षेत्र बताया। खनिज क्षेत्र में ग्वालियर जो आप लोगों का आता है वो चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी का मतलब यहाँ ग्वालियर में स्पेशली शक्कर का मिल था, काफ़ी प्रसिद्ध था। और आज भी जो करयावती हमारे गांव के आसपास ही पड़ता है, वहाँ पर इतना गन्ना है काफ़ी सारा। तो चीनी मिट्टी क्षेत्र इसीलिए इसको कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है चीनी यानी कि शक्कर का उत्पादन होता है। उसके बाद यूरेनियम क्षेत्र आप लोगों का छतरपुर, ये आप लोगों को दिख रहा होगा इलाका। हीरा के लिए हीरा की खदानें आप लोगों की जो है पन्ना जिले में है। कोयला, कोयला की बात करेंगे तो कोयला जो आप लोगों का है सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, उमरिया, ये 5 जिले स्पष्ट रूप से आपको यहाँ दिख रहे हैं। ये तटवर्ती आप लोगों के जिले, इनमें कोयला मूल रूप से अधिक होता है। मैंगनीज और तांबा, मैंगनीज और तांबा जो आप लोगों का रहता है वो बालाघाट, आप लोगों को ये बाला भाई दिख रहा होगा ना कॉर्नर पर, हाँ ये बालाघाट में मैंगनीज और तांबा से सर्वाधिक मात्रा में इसकी खदानें हैं। टंगस्टन की बात करेंगे तो हरदा, एमपी का हरदा जिला जो है टंगस्टन के लिए फेमस है। ग्रेफाइट आप लोगों का बैतूल में है। और रॉक फॉस्फोर जो आप लोगों का चट्टानों से उत्पन्न होता है आप लोगों का, ये आप लोगों का कहाँ है, झाबुआ में। तो ये आप लोगों का आज के 3 मैप थे और तीनों के तीनों मैंने आपको क्लियर करवा दिए। पशु वाला भी आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, फिर भी एक बार और देख लीजिए। देखो सर्वाधिक पहले उत्पादन की बात करते हैं तो सर्वाधिक दुग्ध का उत्पादन आप लोगों का मुरैना में होता है। सर्वाधिक अंडे का उत्पादन आप लोगों का जबलपुर में होता है। सर्वाधिक मांस का उत्पादन आप लोगों का भोपाल में होता है। ऊन का उत्पादन आप लोगों का बुरहानपुर में रहता है ना। और ऊँट, अब आप की बात करते हैं पशु संख्या सर्वाधिक कहाँ पर है। देखो सर्वाधिक भैंसा और सर्वाधिक गधा आप लोगों का मुरैना में है। गौवंश और सुअर मतलब जस्ट एक दूसरे के अपोजिट हैं, वो आप लोगों का रीवा में है। एंड आप लोगों का सर्वाधिक भेड़ बुरहानपुर में, घोड़े और बकरी धार जिले में है। और ऊँट आप लोगों का राजस्थान से लगा हुआ मंदसौर, तो सर्वाधिक ऊँट आप लोगों का मंदसौर में है। ठीक है, ये आप लोगों का जो है आज का एक। चलो तो आज का जो हमारा टॉपिक है, डिस्कशन टॉपिक, वो हमारा है महत्वपूर्ण परियोजनाएं। तो परियोजनाएं किस लिए चलाई जाती हैं, मेन अपना क्वेश्चन आता है कभी बार मेंस में लिखने के लिए आ जाता है, जरूरी है भाई परियोजनाएं क्यों चलाई जाती हैं। किसी क्षेत्र विशेष में किसी विशेष आवश्यकता की पूर्ति के लिए परियोजनाएं चलाई जाती हैं। क्षेत्र विशेष में किसी भी चीज़ की कमी हो सकती है, उसके लिए विशेष परियोजनाएं चलाई जाती हैं। और अधिकांश परियोजनाएं मध्यम वर्गीय और गरीब लोगों के लिए ही चलाई जाती हैं। और अधिकांश वैसे परियोजनाएं तो सभी लोगों के लिए रहती हैं, लेकिन एक फाउंडेशन जिसमें क्राइटेरिया फिक्स रहता है, उसमें अधिकांश वर्ग जो आप लोगों का गरीब और मध्यम वर्गीय रहता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में करीबन जो 20 परियोजनाओं के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, और प्रत्येक परियोजना का क्या एक इम्पोर्टेंट रोल था उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आज की पहली परियोजना आपके सामने दिख रही होगी जलदीप परियोजना। भाई ये आपको दिख रहा होगा कि इसमें स्पेशली हमारे नाम से उत्पन्न हो रहा है कि यहाँ पर जलदीप परियोजना, लेकिन यहाँ पर नाम से जल के ओर नहीं जाना है। इसमें आप लोगों को क्या करना था, जो है जलदीप परियोजना में जल से ही मूल रूप से टारगेट रहेगा। इसमें क्या था आप लोगों को कि मछुआरे जो रहते हैं वो मछली पालन करते हैं, उन लोगों को लाभ दिलाने के लिए ये वाली योजनाएं चलाई गई थी। शासन ने 2007 से मोबाइल आंगनबाड़ी योजना शुरू की थी, जो अब जलदीप योजना के नाम से संचालित है। इसकी शुरुआत इंदिरा सागर जलाशय से की गई थी। तो जलदीप परियोजना जो आप लोगों की है, इसकी शुरुआत जो आप लोगों की कहाँ से की गई थी, कहाँ से की गई थी, ये क्वेश्चन आप लोगों को बन सकता है। जलदीप परियोजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी, इंदिरा सागर से की गई थी।
जल द्वीप परियोजना का पूर्व का नाम क्या है भाई? जल द्वीप परियोजना का पहले का नाम आप लोगों का मोबाइल आंगनबाड़ी योजना है। आंगनबाड़ी को आप लोग उस एरिया में मत जाइए बच्चों वाले। आंगनबाड़ी का स्पेशल एक अर्थ होता है, एक ऐसा आंगन जहाँ मतलब एक ऐसा क्षेत्र स्पेशल जहाँ पर किसी पर्टिकुलर विशेष के लिए काम किया जाता है। जैसे आंगनबाड़ी जो हमारी महिला बाल विकास वाला जो एरिया फिक्स करता है, वो आंगनबाड़ी आप लोगों के लिए बच्चे के लिए रहती है। ये वाला आप लोगों का मछुआरों के लिए था। ओके, तो ये आप लोगों का पहली जो परियोजना आप लोगों की है वो जल द्वीप परियोजना है। अगली परियोजना के बारे में डिस्कशन करेंगे आप लोगों की है जनमित्र समाधान केंद्र। जनमित्र समाधान केंद्र आप लोगों का एमपी का ग्वालियर जो तो आप लोगों का उत्तर में पड़ता है। ग्वालियर जिले में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित ये आप लोगों की योजना है। सूचना प्रौद्योगिकी मतलब आप लोगों का जो है जितने भी संसाधन आप लोग यूज करते हो बातचीत के लिए, सूचनाओं के लिए, वायरलेस हो गया, ब्लूटूथ, टेलीफोन, जो भी आप लोग यूज करते हो या नेटवर्क के लिए, ये सारी चीज़ें आप लोग सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आती है। इसकी शुरुआत जो है अक्टूबर 2009 से की गई थी और 12 विभागों की 53 सेवाएं इसके तहत जो है उपलब्ध करवाई गई और इसको जो है एमपी गवर्नमेंट ने राजकीय स्तर पर लागू किया। ऐसा नहीं स्पेशली डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही आप लोगों का ग्वालियर में ही कंप्लीट हो गया, नहीं। जनमित्र समाधान केंद्र आप लोगों का आपके भी जिले में होगा, शायद आप लोगों ने कभी देखा हो, आपके भी जिले में जनमित्र केंद्र होगा, ठीक है। फिर अगला जो है हम बात करते हैं गोकुल ग्राम। गोकुल ग्राम आप लोगों ने देखा होगा। इस योजना का जो शुभारंभ मूल रूप से भोपाल के पास एक गांव पड़ता है अकबरपुर, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ, भोपाल के निकट एक गांव पड़ता है अकबरपुर ग्राम पंचायत के सलैया ग्राम से सिया के जो है इसकी शुरुआत की गई थी। और इसमें जो है मूल रूप से गोकुल ग्राम योजना मतलब आप लोगों का जो वृंदावन जैसा एक तरीके से उनका टारगेट जो रहता है उस तरीके की सुविधाएं उपलब्ध करवाना पूर्व जमाने में उपलब्ध थी। मीन्स गायों के लिए एक स्पेशल पर्टिकुलर प्लेस होना चाहिए जहाँ पर वो पानी पी सकें। गाँव के आधारभूत अधोसंरचनात्मक विकास के उद्देश्य। अब गाँव में यदि आपको विकास करना है तो गाँव की डिमांड क्या रहती है? सबसे पहला एक तालाब होना चाहिए, ठीक है भाई। गोकुल ग्राम योजना में सबसे पहला आप लोगों का तालाब की डिमांड रखी गई थी। उसके बाद एक आप लोगों का जो है चारक प्लेस होना चाहिए जहाँ पर जो है पशु आप लोगों के चारागाह जिसको हम कहते हैं ना, तो वहाँ पर पशु आपके आसानी से चर सकें, मतलब किसी की रोक टोक ना हो, सरकारी प्लेस आपका होना चाहिए। तो ये गोकुल ग्राम परियोजना के कुछ एक टारगेट थे। इसकी शुरुआत जो है सितंबर 2004 को की गई थी और भोपाल के निकट एक जो अकबरपुरा ग्राम पंचायत में सलैया गाँव पर पड़ता है, वहाँ से जो है इसकी शुरुआत की गई थी। और मूल रूप से सभी आधारभूत सुविधाओं में यही मूल रूप से जो रखी गई, मैंने आपको बताया, चारागाह और तालाब गोकुल ग्राम परियोजना के अंतर्गत ये चलाया गया था। इसमें क्या होता था कि आपका जैसे विशेष क्षेत्र है उसमें आपको तालाब बनवाना है, तो भाई आपका ही खेत है तो सरकार आपको पैसे देगी, उसको आप लोग ताल में कन्वर्ट कर दीजिए, है ना। इसीलिए इसको आधारभूत तरीके से बनाया गया था। बीए वाली परियोजना अभी भी चल रही है, दीनदयाल रोजगार परियोजना अभी वर्तमान में प्रचलित है। इसमें क्या होना था कि बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार की ओर प्रेरित करने के लिए जो है बैंक जो होती हैं वो लोगों को ऋण प्रदान करती थी, जिससे क्या है कि अपना खुद का एक रोजगार स्थापित कर सको या कहीं पर मिनी इन्वेस्टमेंट कर सको। देखो हम लोग कोई भी काम को अच्छे से कर सकते हैं बशर्ते हमारे पीछे एक ही बात आता है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम। तो इसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने दीनदयाल रोजगार योजना जो चलाई और ये आप लोगों का 1 अगस्त 2004 से इसका शुभारंभ किया गया। इसका शुरुआत कैसे होती है? सबसे पहले जो है आप लोगों का अब इसमें क्या होता है कि आपको अपना पहले एजेंडा पेश करना पड़ता है कि आप लोग पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करने वाले हो और किस तरीके से इन्वेस्ट करने वाले हो और कितना चीज़ें जो है आप लोगों को। हाँ, तो ये जो आप लोगों का है पहला दीनदयाल योजना जो आप लोगों का है, ये इसमें क्या है अपना एजेंडा पेश करने के बाद आपको पैसा मिलता है, उसको आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। फिर आप लोगों का एक और अयोध्या बस्ती। अयोध्या कितना अच्छा भाई, रामचंद्र आप लोगों के वहाँ सियावर रामचंद्र की जन्मभूमि आप लोग कह सकते हो। अधिकांश शहरी क्षेत्रों में गंदी बस्तियों में विकास के लिए इस योजना का शुरुआत की गई थी। मतलब इतना सुंदर उसको बनाना है कि अयोध्या जैसा लगना लगे। देखो किसी भी परियोजना को जो नाम रहता है वो किसी विशेष एग्जाम्पल के साथ जोड़ करके किया जाता है या विशेष शब्द के साथ जोड़ करके किया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अयोध्या बस्ती योजना जो आप लोगों की थी, शहरों में गंदी बस्तियों के विकास और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1 जनवरी 2005 को लागू की गई थी। इसका मेन टारगेट था कि शहरों में जो ड्रेनिंग सिस्टम जो कहते हैं नालियों का परिचालन
मतलब जिस तरीके से कहीं पर भी ड्रेनिंग सिस्टम में कोई परेशानी ना आए, कहीं पर भी टूट फूट ना हो, जगह जगह गंदगी ना फैले, अयोध्या जैसा सुंदर अपना राज्य होना चाहिए, वो उस तरीके से उसका शुरुआत किया गया था। 1 जनवरी 2005 से इस योजना को जो है लागू किया गया था। अगले जो आप लोगों की है सौभाग्यवती योजना। सौभाग्यवती योजना जो आप लोगों की थी वो SC और ST कैटेगरी के लिए मूल रूप से थी। SC ST वालों के लिए क्या था कि यदि उनके परिवार में जो कन्याएं होती हैं उनके विवाह में काफ़ी परेशानी आती है, दहेज प्रथा हमारे यहाँ भाई कूद कूद कर चलती है, तो उस दहेज प्रथा के लिए या कहें कि शादी करने के लिए अच्छे तरीके से आप लोग शादी कर सको, इसके लिए सरकार उनको राशि प्रदान करती है सौभाग्यवती योजना के तहत। उसमें क्या है, कन्या और जो पुरुष मतलब कहें वर और वधू का रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाता है। इसके तहत जो है 5,000 रुपये की सहायक राशि प्रदान की जाती है। भाई इस समय में आपको 5 रुपये भी उपलब्ध होते हैं, तो काफ़ी मतलब आप लोगों को सपोर्ट करते हैं, तो सरकार तो आपको 5,000 देती है। तो सौभाग्यवती योजना में अभी तक आप लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो करवा लेना, ओके। अब आपकी है अगली वंदे मातरम योजना। वंदे मातरम योजना जो आप लोगों की है सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, और जो आप लोगों की 2004 में जो है संचालित की शुरुआत की गई थी। इसका मूल टारगेट क्या था कि गरीब वर्ग में, देखो हमारे अमीर वर्ग में जो भी लोग गर्भवती होती हैं वो लोग तो भाई बाहर चले जाते हैं, कोई विदेश जाता है, कोई अच्छे हॉस्पिटल में चला जाता है, लेकिन आप लोगों की जो गरीब या मध्यम वर्गीय जो महिलाएं होती हैं उनकी गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराना इसका मूल टारगेट था। इस योजना के तहत ही आप लोगों ने देखा होगा जब कोई भी महिला जो है अपनी डिलीवरी के पश्चात आती है तो उसको कुछ एक पैसे दिए जाते हैं, वो वंदे मातरम योजना के तहत दिए जाते हैं, जिससे वो अपना स्वास्थ्य का मूल रूप से ख्याल रख सके, ठीक है। आप लोगों का एक और जो है ये एक और जो योजना चल रही है, ये सेम कंडीशन वंदे मातरम के तहत जननी सुरक्षा योजना। ये भी वही चीज़ है जिसमें आप लोगों को जो है कितने 1400 रुपये सरकार देती है। इस योजना की शुरुआत भी 2005 को की गई थी, और इसके अंतर्गत 19 वर्ष से अधिक आयु की गर्भवती महिलाएं जो आप लोग की रहती हैं वो अनुसूचित जाति एवं जनजाति मतलब OBC SC ST, इन लोगों को जीवन जो है निर्धन रेखा से यदि नीचे जीवन व्यतीत करता है, वो किसी भी कैटेगरी का हो, फिर उन्हें निजी अस्पताल में प्रसव कराने पर मतलब कहेंगे सरकारी अस्पताल जो 1400 रुपये सरकार की तरफ से दिए जाने का प्रावधान है, ठीक। प्राइवेट की बात कर रहा है, सॉरी गवर्नमेंट मतलब किसी भी हॉस्पिटल में करो। फिलहाल इसमें तो आप लोगों का स्पेशली गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए था जिससे उन लोगों को स्पेशली सुविधाएं उपलब्ध हो सकें, लेकिन जननी सुरक्षा योजना आप लोगों के किसी भी हॉस्पिटल में लागू होता है। अब आप लोगों का मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग स्वरोजगार योजना, भाई OBC वालों के लिए योजना स्पष्ट रूप से जो है लागू होती है। 2008-9 में इसका जो शुरुआत किया गया था। इसमें जो है अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने जो आप लोगों का पड़ता है ना कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक का मतलब होता है किसी भी जगह किसी विशेष जनजाति के लोग या जाति के लोग अल्प मात्रा में पाए जाते हैं तो उनको अल्पसंख्यक कहते हैं। या जैसे कि किसी दूसरे देश से आए हुए लोगों को हम शरण देते हैं, शरणार्थी कहते हैं उनको, या उनका कम मात्रा में होना अल्पसंख्यक कहलाता है ना। जैसे कि हमारे यहाँ सिख जो हैं अल्पसंख्यक हैं, ठीक है, जाट मराठे अल्पसंख्यक हैं। चलो इसमें जो है अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने की थी, और इस योजना के अंतर्गत उक्त वर्ग के लोगों को जो है स्वरोजगार स्थापित हुई 25 लाख रुपए की वित्तीय राशि प्रदान थी, मतलब लोन, लेकिन एक बड़े स्तर का लोन दिया जा रहा है। और यहाँ पर सरकार भी हम लोग देख पा रहे हैं कि सरकार भी भेदभाव करती है। मैं इस बात को अभी देख पाया कि सौभाग्यवती योजना के तहत जो 5,000 रुपये की सहायक राशि प्रदान करती है कन्याओं के विवाह के लिए। नहीं, ये नहीं, ये दीनदयाल योजना ऋण प्राप्त किया जाता है, लेकिन 25 लाख तक का नहीं, ये शायद 2 लाख तक का होता है। ये 2 लाख तक का आप लोगों का रहता है, ये वाला जो योजना रहता है दीनदयाल योजना जो आप लोगों की 2 लाख रुपए तक की रहती है बस। लेकिन ये वाला जो है मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग योजना आप लोगों को 25 लाख रुपए तक का रहता है। मीन्स एक अच्छा सा अमाउंट आप लोगों को दिया जाता है स्टार्टअप करने के लिए, है ना। तो ये वाली योजना जो आप लोगों को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, यदि आप लोग जो पढ़ रहे हैं, यदि वो लोग भी सोच रहे हैं इसमें अप्लाई करने का, तो ऑफकोर्स आप लोग कर सकते हो। सरकार की ओर से आप लोगों को 25 लाख रुपए किसी भी स्टार्टअप के लिए देना होगा, बशर्ते आप लोगों के पास एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि आप लोग क्या करने वाले हो। गवर्नमेंट को आपको बताना तो पड़ेगा आप लोग इन्वेस्टमेंट कहाँ करोगे और कैसे करोगे। वो सारी चीज़ें यदि आप लोग प्रदर्शित कर सकोगे तो आप लोगों का जो है ये 25 लाख रुपए का लोन सेंक्शन आप लोगों को भी हो सकता है। अब आप लोगों का जो है खुशबू परियोजना, खुशबू परियोजना एक ऐसी अजीबोगरीब परियोजना थी कि जो भाई अपराधियों के लिए लागू होती है। खुशबू परियोजना, इस परियोजना में क्या हुआ था कि केंद्रीय जेल में कैदियों के सामाजिक पुनर्वास
एवं उनके व्यक्तित्व सुधार के लिए की गई थी। देखो आप लोगों को एक आज बताना चाहूँगा, जो कैदी जो होते हैं वो जेल में जाते हैं, अब उनके लिए भी अलग तरीके की सेल होती है। जैसे एक डॉक्टर जेल में जाएगा तो उसके लिए सेल में कैदियों जैसा व्यवहार नहीं किया जाएगा, और एक सामान्य वर्ग का जाएगा तो उसके साथ ऐसा, देखो सजा सभी को दी जाती है, लेकिन यहाँ कोई एक व्यक्ति फंस जाता है या किसी ने एक विशेष परिस्थिति में उस काम को किया है, वो व्यक्ति ऐसा है नहीं। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों को, या सामाजिक पुनर्वास मतलब उसे समाज में द्वारा रहने का मौका दिया जाए, व्यक्तित्व में सुधार के लिए एक मौका दिया जाए, ये सब चीज़ें जो है आप लोगों की खुशबू परियोजना के तहत आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि आज जो है 26 जनवरी पर जो है राष्ट्रपति जी ने इतने कैदियों को रिहा कर दिया। वो रिहा किस बात पर करते हैं कि आप लोगों के पिछले रिकॉर्ड, मतलब इतने दिनों से आप जेल में रह रहे हो, किसी से लड़ाई तो नहीं की, आप लोगों का जेलरों के साथ कैसा व्यवहार चल रहा है और लोग आपके बारे में क्या बताते हैं, ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को, तो जो है उनके स्वास्थ्य रुचि, मतलब जो लोग किसी चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, आप लोगों ने देखा होगा किसी बड़ी बड़ी जेलें जो आप लोगों की रहती हैं उनमें जो है पढ़ाई भी करवाई जाती है। जैसे आप लोग बीए कर रहे थे रनिंग में और आपने एक मर्डर कर दिया, आप लोगों को 50 या 20 साल की जेल हो गई, तो आप अपनी पढ़ाई जेल के अंदर भी पूरी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। ऐसा तलक होता है कि जेल के अंदर से लोग बाग यूपीएससी देते हैं, ये बात मैं आपको बताना चाहूँगा, लेकिन अपनी छोटी जेल में नहीं, कोई बड़ा केस और बड़ी जेल, ठीक है। हाँ ये गलत है, लेकिन ठीक है। तो खुशबू परियोजना पहली एक अचंभित परियोजना थी जो कि आप लोगों के लिए, कैदियों के लिए लागू होती है। अगला जो आप लोगों की परियोजना थी कि अटल बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन। अटल बाल आरोग्य पोषण मिशन, जैसा कि नाम से ही आप लोगों को जो है दिखाई पड़ रहा होगा कि पहले हमारे यहाँ कुपोषण का शिकार काफ़ी ज़्यादा था। पोलियो और कुपोषण, भाई इतने बच्चे होते थे कि काफ़ी सारे लोग कुपोषित ही रहते थे। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है मूल रूप से कि 5 वर्ष के जो आपके बालक बालिकाएं रहती हैं उनको कुपोषण से बचाना है, और कुपोषण से बचाने का मूल टारगेट इसका था, सन 2010 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसका मूल टारगेट था कि 2020 तक पूर्ण रूप से ऐसा हो जाए कि पूरे देश में कहीं पर भी जो कुपोषित बच्चे ना हो। भाई कुपोषण तो अभी भी फैल रहा है, लेकिन पोलियो मुक्त भारत हो गया, इतना तो है, ठीक। तो इसमें आप लोगों को बाल अटल आरोग्य पोषण मिशन आप लोगों का क्लियर हो गया। अगला आप लोगों का है ऊषाकरण योजना। भाई ऊषाकरण योजना आप लोगों से कहती है, ऊषाकरण ये आप लोगों का घरेलू हिंसा, भाई घर में बच्चों के साथ जो है काफ़ी हिंसात्मक व्यवहार किया जाता है, आप लोगों को शायद पता हो, उनसे कोई ऐसे काम भी करवाए जाते हैं जो कि उनके लायक नहीं है। तो महिलाओं एवं बच्चों को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए, किसी के पिताजी एकदम बढ़िया ड्रिंक करके आते हैं, खूब ठोकते ठाकते हैं, तो इसके लिए एक योजना चलाई गई है कि घरेलू हिंसा से बचने के लिए महिला संरक्षण अधिनियम 2006 संविधान में कानूनी है, अधिनियम बन गया। इसका मतलब ये है कानूनी है ये, मतलब कोई भी जो है महिला या कोई भी बच्चा घर में प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। यदि प्रताड़ित करता है, उसने शिकायत कर दिया, तो भाई जिसने प्रताड़ित किया उसकी तो गई, मतलब उसको तो भाई पक्का है सजा मिलेगी, है ना। इसके तहत राज्य सरकार ऊषाकरण योजना चलाई, 2008 से ये प्रारंभ है। एक बहुत ही अजीबो गरीब तरीके की योजना जो आपकी चलाई गई है, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन। ये जो है आप लोगों का शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा दिसंबर माह में जो है 2005 में जो है लागू की गई थी। इसका मूल टारगेट ये था कि शहरी क्षेत्रों में कुछ एक गरीब जो है फुटपाथ पर सोते हैं, कहीं भी सो जाते हैं, उन लोगों के लिए एक आप लोगों ने देखा होगा प्रधानमंत्री योजना के तहत अभी मकान बन रहे हैं, हर एक को फ्लैट दिया जा रहा है। बड़ी बड़ी सिटियों में, मैंने ग्वालियर में देखा है, जैसे फ्लैट जो है एक वीआईपी कॉलोनी में नहीं होते हैं, जस्ट लाइक फ्लैट जो उन लोगों के लिए मिल रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा है मिल जाए। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब उनसे कंपेयर कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा उनको काफ़ी अच्छी है योजना। मैं इस बात से वो काफ़ी जो है हास्य हूँ, अपने अंदर ही अंदर प्रोत्साहित हूँ कि वाकई में लोगों को ऐसा कुछ करना चाहिए, और सरकार ने ऐसा किया, इसके लिए बहुत अच्छी बात है। एक जो योजना जो आज वर्तमान में हर एक युवा की बीमारी है, बीमारी क्या है भाई, कि वो जो है मूल रूप से उसको रोजगार नहीं मिलता है। तो असंगठित खेतीहर मजदूरों को सरकारी सुविधाएं देने के लिए, असंगठित खेतीहर मजदूर कैसे होते हैं, एक होते हैं संगठित खेतीहर मजदूर, जैसे कि आप लोगों का बिहार जो और आप लोगों का राज्य है, वहाँ पर सभी लोग संगठित खेतीहर मजदूर हैं, मतलब वो सभी लोग ग्रुप के रूप में चलते हैं। उन्होंने पहले अपना निपटा लिया, फिर उसके बाद वो एमपी आते हैं धान लगाने के लिए, छत्तीसगढ़ जाते हैं धान लगाने के लिए। संगठित खेतीहर मजदूर हैं वो। असंगठित खेतीहर मजदूर फैले हुए रहते हैं हर एक जगह पर। तो ये जो है योजना सितंबर 2007 में शुरुआत की गई,
मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना की शुरुआत जो है 2007 में की गई और इसको मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के नाम से जानते हैं। अब इसमें जो है खेती और श्रमिकों के लिए मतलब जो मजदूर वर्ग है उनको ग्राम पंचायत के अधिकृत कर दिया जाएगा और उन लोगों को मूल रूप से ग्रामीण रूप में उन्हें जो है रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। योजना के अंतर्गत जो है प्रसूति सहायता, छात्रवृत्ति, मेधावी छात्र जो पढ़ने वाले होंगे उनको पुरस्कार, विवाह सहायता, चिकित्सा सहायता, दुर्घटना मृत्यु, आकस्मिक रूप से आप लोग मर जाते हो या कुछ भी हो जाता है, इस स्थिति में अनुग्रह जो है सहायता दिए जाएंगे। इतने सारे प्रावधान जो है मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के लिए की गई। मतलब ये सारी चीज़ें इसलिए की गई इससे मजदूर वर्ग को समाज से अलग महसूस ना होना पड़े, इसीलिए ये सारी चीज़ें की गई। और इसके अंतर्गत इसी योजना के अंतर्गत विवाह हेतु 50,000 रुपये कन्या के विवाह के लिए और आयोजक को 1 लाख रुपए देने का प्रावधान है। तो ये तो भाई बहुत ही अच्छी बात है। यदि गर्ल्स ने इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो करवा लीजिए। योजनाएं तो जो एक बार चल गई उसकी बंद होने की भी घोषणा होती है, ये योजनाएं अभी कोई बंद नहीं हुई है ना, तो गर्ल्स करवा लीजिए, काफ़ी फ़ायदा मिलेगा आप लोगों को। 1 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये सपोर्ट आप लोगों को मिलेगा। एंड चिकित्सा दुर्घटना के उपचार हेतु हितग्राही को 20,000 रुपये और रुपये तक जो प्रति परिवार प्रति वर्ष स्वीकृत किए जाते हैं। तो भाई 1 वर्ष के इतने रुपए दिए जाते हैं, काफ़ी अच्छी बात है। मतलब एक देखो रुपए से यहाँ मतलब नहीं है, आप लोग बात को समझिएगा। रुपए से हर एक व्यक्ति सुखी नहीं होता। एक्चुअल बात ये रहती है कंडीशनल सिचुएशन में यदि गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करता है, नॉट ओनली गवर्नमेंट, एनीवन, कोई भी आपको सपोर्ट करता है तो आपको कितना अच्छा फील होता है। जस्ट लाइक दैट यहाँ पर ये योजना मजदूरों को काफ़ी सहायता प्रदान कर रही है ना। अब आप लोगों की आज की आई थिंक अंतिम नहीं, अभी तो और योजना है 2-3। ये वाली योजना जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि योजना, इसमें क्या किया जाता है, इसके तहत मीसाबंदियों को प्रतिमाह सम्मान निधि देना। इसके तहत जो है बंदी मीसा, आप लोगों ने सुना होगा, इन लोगों को आप सब शायद जानते हो। वो मीसाबंदी जो है आप लोगों की एक जनजाति विशेष रूप से लोगों को बोला जाता है। 1 अप्रैल 2008 से इसकी जो है शुरुआत की गई थी और इसके तहत 1 से 6 माह की अवधि के बीच 3,000 जबकि 6 माह से अधिक जो है आप लोगों को 6,000 रुपये प्रति माह की निधि दी जाती है। ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है आई थिंक सो, क्योंकि जो चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं वो अलग ही एकदम स्पेशली दिखती हैं, है ना। पढ़ाते हैं। चलो इसमें जो आप लोगों का ये वाला नहीं, काफ़ी सारी योजनाएं जो है भोपाल में आप लोगों का 11 योजना को स्वीकृत किया गया, जो मध्य प्रदेश के बड़े बड़े शहर आप लोगों को देख रहे हैं। कुल मिलाकर 38 योजनाओं को इन जिलों में जो है मूल रूप से स्वीकृत दी गई है। अब ये आप लोगों की अगली योजना मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, इसके तहत गरीबों के लिए सस्ते मूल्य पर अनाज का वितरण अभी भी किया जा रहा है और आप लोग देख सकते हो ग्रामीण क्षेत्रों में ये काफ़ी ज़्यादा सुप्रचलित होता है। योजना के तहत BPL कार्ड जो बनाए गए हैं परिवारों के लिए, उनको 3 रुपये किलो गेहूँ, 4.5 रुपये किलो चावल, जिसकी रेट शायद अभी कम कर दी गई है। 2 रुपये किलो गेहूँ, शायद 1 रुपये किलो चावल, ऐसा कोई रेट चल रहा है। फिलहाल ये वाला रेट परिवर्तित हो गया, 3 रुपये किलो गेहूँ, 4.5 रुपये किलो चावल, ये चेंज हो गया है, इतना मुझे पता है। ओके, अभी आप लोगों का विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना, गवर्नमेंट की इतनी सारी योजनाएं चलती हैं कि आप लोगों को जो है 1 रुपये किलो चावल, देखो विक्रमादित्य निःशुल्क योजना सरकार द्वारा 2012 में सामान्य वर्ग मतलब जनरल वालों के लिए पहली योजना चली है। ये क्या, सामान्य वर्ग के निधन परिवारों के विकास और कल्याण की दिशा में जो है उनको पढ़ाने के लिए सरकार द्वारा ये विक्रमादित्य निःशुल्क योजना की शुरुआत की गई है। इसमें जो है गरीबी रेखा से नीचे के उन सभी विद्यार्थियों को, गरीबी रेखा से कार्ड होना जरूरी है, यदि आप लोग गरीब हो तो कार्ड जरूर बनवा लीजिए। सभी विद्यार्थियों को स्नातक स्तर पर निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है जिन्होंने 12वीं बोर्ड में 60% से अधिक अंक प्राप्त किए। यदि आप लोगों ने 60% से अधिक नंबर यदि 12th क्लास में लाए हो तो आगे गवर्नमेंट आपका खर्चा उठाती है, ये शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, पढ़िएगा। और आप लोग तो भाई कंपटीशन में आ चुके हो, आपके छोटे भाई बहनों उनको बोलिएगा कि 60% नॉर्मल आपको लेकर ही आना है, ठीक है आप लोग की। और ये 5-6 परियोजना इंपोर्टेंट फैक्ट रह गए हैं। चलो ठीक है, ये आप लोग की हो गई, ये हो गई, नो ये नहीं हुआ, ये हो गया। ये वाली परियोजना में आपको क्या बताना है, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। इस परियोजना का मूल टारगेट था कि ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों से अटैचमेंट करना। इसमें जो है आप लोगों के आदिवासी क्षेत्र हो गए या कोई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हो गए जहाँ से आप लोगों का उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध करवाया जाता है, उन सारे क्षेत्रों को शहरों से जोड़ना इसका मूल टारगेट था।
2010-11 से जो है इसकी शुरुआत की गई और 13 तक ऐसे सभी ग्रामीण 12 मासी सड़कों, 12 मासी मतलब 12 महीने, सर्दी गर्मी बरसात जब भी आप लोगों का हो, हर एक मौसम में उनकी जो है गाँव की आवश्यकता पड़ती है, तो उन गाँवों को शहरों से जोड़ने का लक्ष्य उनके द्वारा निर्धारित किया गया। प्रधानमंत्री सड़क जो है ग्रामीण योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं, उनको 3 चरणों में उनको विभाजित किया गया। 19,336 किलोमीटर की सड़कें प्रथम चरण में, और प्रथम चरण में जो आप लोगों का द्वितीय चरण में इतनी, और तृतीय चरण में आप लोगों को 11,954 पुलियाँ आप लोग जानते हो कि बीच बीच में आप लोगों का जो है पानी निष्कासन के लिए बनाया जाता है, हल्का सा छोटा सा पुल टाइप का, उसमें से नीचे जो है ऐसे पाइप टाइप के डाल दिए जाते हैं। वो पाइप छोटे नहीं, काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, तो वो आप लोगों को डाल दिए जाते हैं जिससे पानी निकलता है, तो वो पुलिया आप लोगों की कहलाती है, पुल छोटा वाला। अब आप लोगों का युवा स्वरोजगार, ये शायद मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें भी वही सेम कंडीशन है। आप लोगों को प्रत्येक युवा को जो है 50,000 रुपये सहायता, मतलब हर एक क्षेत्र में कहीं से न कहीं से आपको लोन गवर्नमेंट देती है, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ओके, और ये भी आपको लेना है तो सेम कंडीशन, आपको अपना प्री प्लान डिसाइड बताना होगा कि हमको क्या करना है और हम किस तरीके से उसका इन्वेस्टमेंट करेंगे। ओके, अगला आप लोगों को अटल ज्योति अभियान योजना। अटल ज्योति अभियान योजना जो आप लोगों की है वो प्रारंभ और पूर्ण 2013 में ही हुई थी, मतलब 13 में ही शुरू और 13 में ही खत्म। ग्रामीण क्षेत्रों के घरों में 24 घंटों खेती के लिए कम से कम 10 घंटे, 24 घंटों में से 10 घंटे जो है बिजली आप लोगों की आना चाहिए। ये अभियान लागू किया गया था, 13 में शुरू किया, 13 में ही खत्म इसलिए कर दिया क्योंकि ये जब योजना का लक्ष्य पूर्ण हो जाता है तो योजना को बंद कर दिया जाता है। ओके, क्योंकि जो कोई भी योजना बनती है उस पर प्रति वर्ष जो आप लोगों को बजट पेश होता है, योजनाओं पर पैसा अलग निकाल करके रखना पड़ता है ना, कि इस योजना पर ये काम करना है तो उसके लिए कितना बजट आप लोगों को लगेगा, ये आप लोगों को अलग निकाल करके रखना पड़ता है। अभी 10 घंटे बिजली आप लोगों को उपलब्ध करवाना है तो आसानी से आप लोग उसको मेंशन कर सकते हो। जो है अभियान को जुलाई माह तक प्रदेश के सभी 50 जिलों में जो है लागू कर दिया गया है। अभी वर्तमान में जिलों की संख्या बढ़ दी गई है, 2013 का डाटा है। इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर योजना, इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर योजना, इसमें क्या है, प्रदेश के युवा अभियंताओं कॉन्ट्रैक्टर के रूप में क्षमता विकसित करने के लिए, मतलब जो इंजीनियरिंग कर रहे थे उन लोगों के लिए ये वाली योजना चलाई गई थी। इसको हमने नाम दिया मुख्यमंत्री युवा इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर योजना, तैयार की गई। योजना में कमी भी शंका है कि इंजीनियरों के डिग्रीधारी, मतलब जो लोग इंजीनियरिंग कर चुके थे उन लोगों को 60 माह का प्रशिक्षण, मतलब इंटर्नशिप जो आप लोग करते हैं 500 युवा अभियंताओं को 60 माह का जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा, और उसके बाद 5,000 रुपये प्रति माह मानदेय, मतलब जो 60 माह वो काम करेगा ना उसके लिए 5,000 रुपये जो है उसको दिए जाएंगे, और प्रशिक्षण के दौरान भत्ते के रूप में 2,000 रुपये प्रति माह अतिरिक्त दिया जाएगा, मतलब 7,000 पर मंथ तो नॉर्मली दिया जाएगा 60 महीनों तक, मतलब 5 साल की तो एक बार में ओके हो जाएगा। इंजीनियरिंग आप लोगों ने कर रखी है तो। अब आप लोगों के कुछ एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, उसके बाद हम MCQ की ओर चलेंगे। आज जो 100 MCQ हो चुके थे, आज हम 101 से शुरुआत करेंगे। देखो, इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट के रूप में आपको याद रखना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क दवा वितरण योजना जबलपुर से जो इसकी शुरुआत की गई थी, अभी आप लोगों को जो है MCQ स्टार्ट होने वाले हैं इन 1 मिनट, तो प्लीज़ कहीं जाना नहीं है आप लोगों को। इम्पोर्टेंट फैक्ट में जबलपुर से इसको याद रखना है कि 2013 से इसकी शुरुआत की गई थी, और पंडित दीनदयाल योजना MP में जो चल रही है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस पर 5 योजनाएं, दीनदयाल जो पंडित दीनदयाल आप लोगों के थे BJP में काफ़ी प्रसिद्ध थे, इनके नाम पर जो है 5 अन्य योजनाएं भी संचालित हैं। मध्य प्रदेश में परवाल कल्याण वर्ग जो है घोषित किया गया MP को, तो आप लोगों को जो है ये 2010-11 ध्यान रखना है। ओके, सर्वाधिक रोजगार सृजती वाले छोटे गांव के लिए जो है 2 से 3 लाख रुपए आप लोगों का यही कमेंट में पुरस्कार योजना भी चलाई गई थी व्हाट्सएप ग्रुप में। इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप लोग